दोस्त नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में दोस्त इन सबको डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन एक टॉपिक हमारा छूट गया था भाई, वो है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच। इससे पहले दोस्त जो आदर्शी है और जो अनुभविक है, एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके वीडियो के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं ऐतिहासिक उपागम, इट मीन्स हिस्टोरिकल अप्रोच। इसका मतलब क्या है? अरस्तु, मैकियावेली, हेगल, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, मैक्स वेबर, इन सभी लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करी है। हिस्टोरिकल अप्रोच का सीधा साधा मतलब होता है आज की बातों को इतिहास से तुलना करके भविष्य के बारे में बताना। प्रेजेंट की बातों को, प्रेजेंट के सिचुएशन को पास्ट की कंडीशन से कंपेयर करो और उसके आधार पे, उसके बेस पे फ्यूचर का अनुमान लगाओ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। मतलब इट मीन्स मतलब कि यहाँ पे इतिहास को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या बात कर रही हैं। सभी वस्तुएं एक स्वाभाविक विकास का परिणाम है, सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इतिहास में दोस्त सभी का मतलब कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लिए और दूसरे ने किसी और के लिए। इट मीन्स पूरी सोसाइटी जो होती है वो एक दूसरे से बंधी हुई होती है किसी भी रीजन से। अब सोसाइटी में कोई एक इंसान बोले कि मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है, तो वो एक इंसान एक कमरे के अंदर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बंद रह सकता है, लेकिन उसको सोसाइटी से मतलब होना ही पड़ेगा, आस पड़ोस सोसाइटी इस तरीके से। तो हमारा जो इतिहास होता है, हम सब कहीं ना कहीं इतिहास में कहीं ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और सभी राजनीतिक विचारों, अधिकारों एंड प्रोसेस जो भी प्रक्रिया है, वर्तमान स्वरूप जो इनका होता है वो नवीन नहीं है, वो बिल्कुल नया नहीं है। कहीं ना कहीं जो आज हमें दिख रहा है वो इतिहास का परिणाम है, इतिहास में उसको रखा गया था और उस तरीके से वो आज हमें दिख रहा है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश करता है हिस्टोरिकल अप्रोच। अर्थात आज भी चीज़ें पूरी तरह से नई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें अतीत से जुड़ी हुई होती है। समझ में आया आप सभी को? अब आपको ऊपर से देखो तो पेड़ दिख रहा है, लेकिन उसके जड़ें कहाँ है? नीचे, उसके रूट्स बिल्कुल नीचे होती है। इट मीन्स जो आज में पूरा सोसाइटी दिख रहा है, इसकी जो मेन जड़ है वो इतिहास के अंदर है। लोग इतिहास में कैसे थे, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, वही ट्रेडिशन हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए भी आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये इतिहास की बातें करते हैं। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना होगा। समझना है आप सभी को? अगर आज समझना है आपको, आज के कल्चर सोसाइटी को समझना है, तो पास्ट को समझना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्त, कभी भी जब मैं किसी टॉपिक को समझाता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट, मान लो मैं वर्ल्ड वार समझा रहा हूँ, मैं कोल्ड वार समझा रहा हूँ, तो मैं पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाता हूँ। क्यों? ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो हिस्टोरिकल जो अप्रोच है वो यही कहता है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट सोसाइटी को समझना है, फिर पास्ट सोसाइटी को समझो। उस सोसाइटी को समझोगे और आज को समझोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि उस समय ऐसा क्या था जो आज नहीं है, क्या होना उस समय ऐसा नहीं था जो आज है। ठीक है? ये बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच वाले। वर्तमान और अतीत के आधार पर भविष्य का अध्ययन करना ही हिस्टोरिकल अप्रोच का मेन मकसद है। जब तक अगर हम वर्तमान को देख के भविष्य को देख लेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतिहास को देखेंगे, हम अपने पास्ट को देखेंगे, पास्ट में जो भूल हुई है हमें आगे नहीं करना, और पास्ट में जो मैंने अच्छी बातें कही है, जो अच्छी हमारे साथ घटनाएं हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो पास्ट में ठीक है, उनको हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए ठीक हो। ये बात करता है हिस्टोरिकल अप्रोच। समर्थक की बात करते हैं, सपोर्टर कौन है? अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। समर्थक की बात करते हैं, प्रोफेसर सीले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहा इसके थिंकर्स में। इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन बिल्कुल अधूरा है। दूसरी ओर राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास खोखला और आधारहीन है। आधार मतलब कि फैक्ट्स लेस है, वो बिना फैक्ट्स की बात करनी है तो इतिहास को देखना बहुत ज़रूरी है पहले। तो कौन है? प्रोफेसर सिली का ये कहना है। जो भी यहाँ पे मैं थिंकर्स का नाम बताऊंगा, इनका नाम आपको बहुत तरीके से मतलब कि इनके व्यूज़ के साथ याद कर लेना। ठीक है? एंड गिलक्राइस्ट, इनका क्या कहना है कि इतिहास ने केवल संस्थाओं की व्याख्या की है, बल्कि भविष्य के पथ प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। ये है ना? अब वही बात है, भविष्य के बारे में हमें कुछ स्ट्रैटेजी या नीति बनाना है, रणनीति बनाना है, तो हमें पास्ट को देखना ज़रूरी है ताकि हम भविष्य को अपने बिल्कुल अच्छे से बना पाए और भूलों को ना करें। अब हम दोस्तों हम पढ़ते हैं कि हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई थी। हमें थोड़ी पता था दोस्तों वही कंपनी भारत को गुलाम बना लेगी। लेकिन अगर आज भी हम ऐसे बहुत सारी तमाम कंपनियों को भारत में आने का खुला छूट दे देते हैं तो कहीं ना यही कंपनियां जो होगी वो सरकार पर दबाव डालेगी, प्रेशर करेगी। जैसे कि आज एफडीआई के रूप में, ग्लोबलाइजेशन के रूप में देखा जाता है। इसको हम न्यू इंपीरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो यहीं पे बताया जा रहा है। तो गिलक्राइस्ट भी कहते हैं कि इतिहास के संस्थाओं की व्याख्या हम करते हैं तो भविष्य में ये काम आता है। सेवाइन का कहते हैं, सेवाइन जो है वो ऐतिहासिक पद्धति के सबसे बड़े समर्थक है। सेवाइन याद रखना। ठीक है? प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत कुछ विशिष्ट स्थितियां, वातावरण और
का प्रतिफल होता है। इसका मतलब ये है कि आज जो कोई भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मान लो आप फेमिनिज्म पढ़ रहे हो, अभी दोस्त मैंने फेमिनिज्म पढ़ा है, इसके पहले देखा आपने वीडियो होगा। तो फेमिनिज्म ये थ्योरी है, ये आता ही नहीं जब पुरुष और महिला दोनों ही समान होते, दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता। अब ये इसलिए आया क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुष के मुकाबले में राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ा है, और सभी महिलाओं ने मिलकर क्या किया, राइट्स की डिमांड करी कि पुरुषों के मेल के बराबर में फीमेल्स को भी राइट्स मिलना चाहिए। यही था फेमिनिस्ट, और इसलिए फेमिनिस्ट थ्योरी आया। अब हम जस्टिस की डिमांड क्यों करते हैं? ये जस्टिस थ्योरी नहीं आता जब सभी के साथ अन्याय हो रखा होता, अब अन्याय हुआ तभी जस्टिस आया। यही बात है ना। एंड जब देशों को गुलाम बनाने की बात हुई तो हमने फ्रीडम की मांग स्टार्ट कर दी। तो जितने भी थ्योरीज होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी घटना का परिणाम होता है। इसलिए बात ये कही जा रही है कि जब तक हम किसी घटना को अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, हम उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सवाइन के द्वारा किया गया है कि स्थिति और वातावरण का परिणाम होता है। ये 3 आधारभूत विशेषताएं होती है इसकी, जब हमें समझता है। तो ये बताते हैं कि तथ्यात्मक क्या है, यानी कि ये बात करते हैं कि जब भी किसी चीज को एनालाइज करना है तो पहले तथ्य फैक्ट्स की बात करो, उस चीज के पीछे या उस घटना के पीछे उसका कारण क्या है इसकी बात करो, और उसको लास्ट में एवेल्यूट करो कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। ये 3 चीज की बात करते हैं सवाइन। क्लियर है? हाँ, तो सवाइन इन 3 मूलभूत विशेषताओं को बताते हैं और ऐतिहासिक चीज में इनको जोड़ा जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक सामाजिक संकटों के गर्भ से होता है। इसका मतलब तो सोसाइटी में जैसे संकट आया उस समय पॉलिटिकल साइंस, तो जैसे सोसाइटी में संकट आया तो पॉलिटिक्स आया। समाज और राजनीति में सीधा संबंध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने ही राजनीति नामक एक संगठन बनाया है, उन्हीं लोगों में से बना हुआ है, जो सभी लोगों को डिसिप्लिन के साथ, उन्हीं लोगों को कानून के अंतर्गत चलने की बात करता है ताकि लोगों में डिसिप्लिन रहे। तो इसी की बात करता है ये। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे समझ आ गया सभी को। एंड अब इसकी दोस्त ये जो सिद्धांत है इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। किसके द्वारा? जैसे कि वैज्ञानिकता ने वर्तमान संदर्भ में ध्यान दिया और ऐतिहासिक उपागम की आलोचना करे, यानी कि आज साइंस के बेस पे इसकी आलोचना की जाती है। दोस्त साइंस आज भी पास्ट की कुछ बातों को दरकिनार कर देता है। क्यों? क्योंकि साइंस पास्ट की कुछ बातों को बिल्कुल भी दरकिनार मना ही कर देता, नहीं ये सभी नहीं है। साइंस जैसे कि हमारे को ट्रेडिशन है, पिल्ली ने रास्ता काट दिया आगे नहीं बढ़ना है, तो हमारी आम बोलचाल आम जिंदगी में ऐसे ट्रेडिशन चले हुए हैं। वैसे ही दोस्त पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कानून नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्त तमाम तरह की चीज़ें, जो साइंस है हमारा, इसने क्या कर दिया, इसकी इस बेस पे आलोचना करी है कि इतिहास में सभी बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सभी चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं होता, सभी का महत्व नहीं होता। व्यवस्था सिद्धांत और व्यवहारवाद के समर्थकों ने ऐतिहासिक उपागम की आलोचना की है। अध्ययन का केंद्र बिंदु वर्तमान को ही माना जाना चाहिए, इतिहास की बातों को भूल जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जितने भी बिहेवियरल थ्योरिस्ट के जो समर्थक है, बिहेवियर थ्योरी जैसे डेविड स्टर्न वगैरह हो गए, है ना, ये सब ने, है ना, तो ये है व्यवस्था सिद्धांत और व्यवहारवाद के समर्थक। राष्ट्रीय क्रमबद्धता से ये लोग अतीत के क्रमबद्धता के आधार पर कोई बात नहीं कहता। जैसे मैकियावेली, जैसे हमने कोई बात कह दी और उसे सिद्ध करने के लिए इतिहास के अलग अलग कालों से कोई बात उठा ली। मैकियावेली में ऐतिहासिक तालमेल नहीं है। अपनी बात को न्यायोचित ठहराने के लिए इतिहास का सहारा लिया जाना, इतिहास के आधार पर सिद्धांतों को नहीं दिया जाना चाहिए, इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। दोस्त कहने का मतलब ये है कि मैकियावेली ने, मतलब कि कहा जा रहा है कि इतिहास अपने बातों को ठीक ठहराने के लिए हम इतिहास के किसी भी काल को कहीं से भी कुछ उठा के बोल देते हैं कि नहीं ये देख लो इतिहास में ऐसा हुआ था, आज भी तो ऐसा हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम अभी फैक्ट नहीं कह सकते। अब तो इतिहास में वैसा हुआ जरूरी थोड़ी आज भी ऐसा हो, थोड़ी कि दोस्तों आज भी कहीं ना कहीं मुसोलिनी जन्म ले और हिटलर जैसे जन्म ले, वो जन्म हो सकते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं बनी थी, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं बन सकते। समझ सभी को? तो ऐसी ही तमाम चीज़ें हैं जो इतिहास में घट गई घटना, लेकिन आज उसका रिलेवेंस नहीं है, ये यहाँ पे बताने की चीज़ें करी है। और साथ ही दोस्तों मैकियावेली ने, जैसे कि इतिहास को जब भी बात की जाती है हिस्ट्री के, तो सीक्वेंस में उठाने की बात की जाती है, जो कि बिल्कुल ही, मतलब कि मैकियावेली जैसे लोगों में ये बिल्कुल भी नहीं दिखता, इन्होंने सीक्वेंस में नहीं बताया, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी संकीर्ण होती है। हेगल विचार और मार्क्स के विचार के बीच में देखा जाए तो इतिहास एक तथ्य लिया गया है और संकीर्ण रूप से इतिहास की क्या समस्त वास्तविकताओं की मदद नहीं लेते। इसका मतलब क्या है दोस्त? लाइन का मतलब समझते हैं एक बार। जो इतिहास है
हेगल्स के विचार देखो और मार्क्स के विचार देखो। मतलब कहने का सिंपल ये है कि इतिहास में सभी विचारों को हम एक रूप से उठाकर इस तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे कि हेगल्स के विचार अपनी जगह है, कार्ल मार्क्स के विचार अपनी जगह है, जे.एस. मिल की अपनी जगह है, जेरेमी बेंथम अपनी जगह है, हर्बर्ट स्पेंसर की अपनी जगह है, रूसो की अपनी जगह है, होब्स की अपनी जगह है, जॉन लॉक की अपनी जगह है। सभी के विचार अपनी अपनी जगह है। अब इन सभी विचारों को हम इस तरीके से हम सेम में सबको उठा ले और प्रेजेंट में आके तुलना कर दे तो ये गलत होगा। सभी व्यक्तियों के इंडिविजुअली रूप से अपना विचार अपनी होती है, सभी का विचार अपना होना चाहिए। क्लियर है? अब बिल्कुल उन सबको लाके हम इतिहास में समानता दिखाएं कि जैसे इतिहास में थी सेम वही आज भी है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि समय और उन सब के अनुसार विचार में चेंज आते रहता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके आधार पे इसकी आलोचना भी की गई है। क्लियर दोस्त? इसके बाद जो है आदर्शीय मानकीय, मतलब जो हमारा एम्पिरिकल और जो नॉर्मेटिव दोनों थ्योरी हमारी है, इन दोनों को दोस्त मैंने करवा दिया है पहले की वीडियोस के अंदर, तो उसको देख लेना। और दोस्तों हिस्टोरिकल जो हमारा इतना छोटा ये इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है। जैसे लास्ट में टिप्पणी करो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ये लिखा जाता है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसलिए दोस्त जो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल है इतना इंपॉर्टेंट यही दोनों टॉपिक है, बट फिर भी ये मैंने सोचा कि मैं टॉपिक क्यों छोड़ूंगा, जब सभी बता रहा हूँ। इसलिए दोस्त मैंने आपको आज ये भी बता दिया फटाफट। और जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर उनको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो 20th सेंचुरी के अंदर। क्लियर है? एंड यहाँ पे कुछ थिंकर्स वगैरह हैं जैसे कि डेविड ईस्टन वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जैसे डेविड ईस्टन हो गया, इसने अप्रोचेस की बात करी कि अप्रोच हमें किसी भी चीज़ों को समझने में एक हमारा नज़रिया होता है। जैसे कि नॉर्मेटिव और हमें एम्पिरिकल की बात करें तो उनका अपना एक नज़रिया रहा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना वो क्या कहते हैं। एंड हिस्टोरिकल का अपना एक नज़रिया है, ये इतिहास की बातों को देख के बात करता है। अनुभविक जो है वो अभी बात करते हैं नहीं क्या है हो रहा है इसको देखना चाहिए। एंड आदर्शीय बात करते हैं कि नहीं क्या होना चाहिए इसकी बात करें। तो अलग अलग सबका सिद्धांत है, ये आपको बताना है यहाँ पे। क्लियर है? एंड इसे जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये इनकी दोस्तों फीचर्स हिस्टोरिकल अप्रोच की। ऑल थिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल डेवलपमेंट, ऑल थिंग्स आर क्या है इंटरलिंक्ड, यानी कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस सब के सब ये हिस्टोरिकल चीज़ों का आउटकम निकल के आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं, इस नोट्स को आप अच्छे से एक बार रीड आउट करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस नोट्स की लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, फ्री नोट्स भी है, पेड नोट्स भी है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हो गया सपोर्टर, यहाँ पे प्रोफेसर सिल्ली की बात मैंने करी थी, सर मैं प्रोफेसर सिल्ली यहाँ पे हो गए है ना, एंड गिलक्रिस्ट यहाँ पे हो गए, ये सब इसके सपोर्टर हो गए। एंड सेवाइन यहाँ पे हो गए। कह रहे तो एक एक वर्ड दोस्त जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पे भी लिख दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अगर टॉपिक समझ में आ चुका है या अगर आपको ऐसा डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये नोट्स में फटाफट आपको दे देता हूँ, आप जाकर चेकआउट करो। कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हो या अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हो, दोस्तों दोनों के सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जहाँ पे सभी वीडियोस आपको सेक्वेंस में मिलेगी, तो जाए और अब जाके फटाफट सभी वीडियोस को सेक्वेंस में देखना स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह के लिंक नीचे सब मिल जाएगा आपको। साथ ही अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना हो तो। जय हिंद, जय भारत।